हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आई होप कि आपकी नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी फेज 2 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कुछ ही दिनों में ये एग्जाम होने वाला है। सिर्फ आपके पास 5 या 6 दिन रह गए हैं एंड आई होप कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट इस बार फर्स्ट टाइम ये होने वाला है, तो आई होप कि आपने मॉक टेस्ट से उसकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एआरडी पार्ट है, उसका कुछ कुछ पार्ट का रिवीजन करेंगे। ऑल्दो इस रिवीजन करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर कोई सीरीज, तो मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट मंथ के लास्ट वीक में ही हमने नाबार्ड के लिए कंप्लीट एक सीरीज की थी, नाबार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि पैटर्न सेम है एग्जाम का। तो ये आपको एग्री बी यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा एग्री बी यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाएंगे तो उसमें आपको ये पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप इसको पूरा देख सकते हैं। आपके सारे जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, रादर देन कि हम इनको दोबारा से डिस्कस करें। तो अभी हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, आई होप कि कई सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए होंगे डिस्क्रिप्टिव, बट अगर अभी भी आपने नहीं दिए हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट दे के जरूर जाएं। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको वहां पे स्टार्ट करना है, क्योंकि कहीं पता चला कि आप वहां पे एग्जाम देने गए और आप एक आंसर लिखने में ही आपने बहुत टाइम लगा दिया, तो अकॉर्डिंगली आप एक बार अगर मॉक टेस्ट देंगे तो वो सारी चीजें आपकी पहले ही क्लियर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दे के जरूर जाए। आपको हमारे एग्जाम बी के कोर्स में 5 मॉक टेस्ट फॉर एआरडी, ईएसआई एंड इंग्लिश मिलते हैं, जिसको हम लोग चेक करने के बाद इंडिविजुअल फीडबैक भी देते हैं। तो अगेन आप अपना देख सकते हैं अभी ये सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन विद नाबार्ड रिपोर्ट। तो एक चीज ये देखने की भी होती है, जैसे आपने फेज 1 में भी देखा कि जीडीपी या जीवीए का डेटा पूछा जाता है, बट उसमें सोर्स मेंशन किया जाता है हमेशा। तो आपने सोर्स हमेशा देखना है कि आपसे किस सोर्स के लिए पूछा है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा है। भले ही सारा डेटा कहीं एक जगह से ही बनता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही, बट कहाँ पे कौन सा डेटा दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो नाबार्ड की अभी एनुअल रिपोर्ट है उसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो सेक्टर ग्रोथ है, इंडिविजुअल जीवीए सेक्टर ग्रोथ है, यहाँ पे इसमें दी है। तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग। ओके, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 इट वाज 2.6, for the financial year 2020 it was 4.3, and for the financial year 2021 it is 3.6, again now decrease। तो ये एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर पार्ट। देन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीसीएफ इन द एग्रीकल्चर एट 2011 and 12 constant prices, it is this। so ये आपको ध्यान में रखना है, and again this data is on the basis of नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की डेटा के अकॉर्डिंग ही होता है, और रिसेंट डेटा कुछ अलग होता है, बट जो नाबार्ड की रिपोर्ट में मेंशन है वो ये डेटा है। नाबार्ड अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। देन आप अगर नाबार्ड की रिपोर्ट में देखेंगे, फार्मर्स की लैंड होल्डिंग का एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, बट दिस डेटा इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेंसस। तो ये डेटा क्योंकि एग्रीकल्चर सेंसस से ही लिया जाता है और उसके अलावा कहीं और से आ नहीं सकता, तो एग्रीकल्चर सेंसस इस टाइप के डेटा के लिए सबसे रिलायबल सोर्स है, और वही सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन इंडिया इज 146.5 मिलियन। ओके, एंड एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज 1.1। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 1.08 हेक्टेयर है। तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडियन फार्मर्स की, दैट इज 1.08 हेक्टेयर। Gross cropped area is 197, net sown area is 139, and this is according to the agriculture census 2015 and 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एग्रीकल्चर स्टैट्स है 2019 के अकॉर्डिंग। बट अभी जो हमारा एग्रीकल्चर स्टैट्स हम देखते हैं वो एग्रीकल्चर स्टैट 2020 इज द लेटेस्ट, तो आप 2020 देख के जरूर जाएं। Then the recognition in the field of agriculture is, it is equivalent to the Peace Prize or Nobel Prize. So World Food Prize is given in the field of agriculture. तो डॉक्टर रतन लाल को अवार्ड किया था लास्ट ईयर 2020 में फॉर द डेवलपिंग मेन स्ट्रीम अ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन दैट रिस्टोर्स एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट द क्लाइमेट चैलेंज। ओके, सो इस चीज के लिए इनको लास्ट ईयर मिला था, एंड इस बार जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया। ओके, तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, एफसीआई एजीएम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो दिस कैन बी आस्क्ड, क्योंकि रिकॉग्निशंस पूछे जाते हैं। देन कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जिसमें से नाबार्ड हमेशा हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो वो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये जो पूरा टॉपिक है इसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में देखा जाता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे नाबार्ड का तो वहां पे मेंशन किया है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, तो जब भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली 3 क्लासेस में उसको क्लासीफाई किया जाता है।
ड्राई फार्मिंग जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm होती है। देन ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ पे रेनफॉल 750 टू 1150 mm तक होती है, और जहाँ पे मोर देन 1150 mm रेनफॉल होता है उसको रेनफेड फार्मिंग में क्लासिफाई किया जाता है। ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द रेनफेड। ये जो फार्मिंग है ये रेनफेड के बेसिस पे, कि मतलब रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है खेती, उसकी बात होती है। और इससे क्वेश्चन आता है फेज 1 में भी, आप लोगों ने देखा ग्रेड बी में भी ग्रेड ए में भी, दोनों में ही इससे क्वेश्चन था। और इससे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया की मोर और लेस अगर आप देखोगे मेजर इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्हीं पार्ट्स में होती है, या फिर मेजर आप देख सकते हैं इंडिया का पार्ट इस फार्मिंग में कवर्ड होता है। बाकी ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं, ये पीडीएफ हमने पहले भी शेयर किया, अगेन हम इसको आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। देन इज द सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन से अगर आप देखेंगे, सीड प्रोडक्शन से जो जनरली क्वेश्चन आता है वो कलर टैग पे आता है, बट अगर थोड़ा सा हायर क्वेश्चन पूछें, वो हायर लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आप अभी पूछा जा चुका है कि कौन सा टैग किस सीड क्लासिफिकेशन में होता है। ये पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, मतलब आपसे पूछा जाएगा फाउंडेशन सीड किससे बनता है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि ब्रीडर सीड के बाद फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन सीड के बाद सर्टिफाइड सीड बनता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया में कितना जनरेशन का सीड प्रोडक्शन साइकिल होती है। तो यहाँ पे 3 जनरेशन इंडिया में जो फॉलो किया जाता है, 3 जनरेशन किया जाता है। अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो वहाँ पे 4 जनरेशन क्लासिफिकेशन भी यूज किया जाता है, जिसमें कि फाउंडेशन के बाद एक क्लास होती है जिसको रजिस्टर्ड सीड कैटेगरी हम बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसमें सीड प्रोडक्शन में पूछा जा सकता है। देन अगर सॉइल साइंस की बात करें, अगेन लास्ट टाइम पे सॉइल साइंस पढ़ना इज नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ पढ़ दें, वो क्योंकि टाइम पे मन भी नहीं करता लास्ट टाइम पे पढ़ने का। तो बस ये आप जरूर देख के जाए मैप, और इसको अपने माइंड में रखें कि हमारे किस पार्ट में कैसी सॉइल है। इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सॉइल किस जगह पे कैसी हमारी पाई जाती है, और उसके साथ ही साथ कि किस एरिया में कौन सी मेजर क्रॉप ग्रो की जाती है। तो आपको 2 रिलेशन पता चल जाएंगे, एक तो कि हमारी इंडिया में किस रीजन में कौन सी सॉइल है, और दूसरा उस सॉइल में कौन सी क्रॉप मेजरली ग्रो की जाती है। तो अगर आप ब्रॉडली यहाँ पे देखें, जो हमारा टॉप पार्ट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरी एलुवियल सॉइल है। ओके, एंड अलुवियल सॉइल अगर आप इसको एग्री क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो फर्दर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट दैट इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड कि यहाँ पे ये लोअर गैंगेटिक प्लेन, ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन, ये अपर गैंगेटिक प्लेन, एंड ये यहाँ पे ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। बट इस मैप से आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हमारा मेजर क्रॉप कल्टीवेशन है वो कहाँ पे होता है। वो मेजर इस इंडो गैंगेटिक प्लेन में ही होता है। अगर आप देखोगे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हाईएस्ट है वो वेस्ट बंगाल है, देन यूपी है, देन पंजाब है। सिमिलरली वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आप देखेंगे तो सबसे पहले यूपी है, देन एमपी है, देन पंजाब है। तो ये वाली जो बेल्ट है ये हमारी मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। तो अगेन इसको आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आपकी हेल्प हो सकती है। तो ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब, और आप ये जो कोस्टल वाला हमारा पार्ट है यहाँ पे मेजर राइस प्रोडक्शन होता है। देन फॉर द वीट प्रोडक्शन, तो वीट प्रोडक्शन में तो कंप्लीट जो हमारी इंडो गैंगेटिक प्लेन है इसमें होता है, और इस पार्ट को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे तीनों सीजन में पेडी क्रॉप ग्रो की जाती है। उसके अलावा ये वाले पार्ट में भी वीट कल्टीवेशन होता है। तो ये आप तीनों को एक साथ अगर देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी अपने आंसर को इलेबोरेट करने में, और उसमें रेफरेंसेस यूज करने में, और इलस्ट्रेशंस यूज करने में। देन इज द डेफिशिएंसी चार्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट या मिनरल न्यूट्रिएंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार हमने देखा कि जो फर्स्ट फेज 1 था नाबार्ड का फेज 1 एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, बट जनरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें भी अगेन जैसे आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप ये सारी चीजें हटा दें, अगर आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, मैंगनीज की डेफिशिएंसी ऐसे याद करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग इन द एग्जामिनेशन, या फिर वहां पे लिख पाना इज इक्वली इम्पॉसिबल। ओके, तो आपको कैसे याद करना है, मेजरली जो एनपीके फर्टिलाइजर है हमारा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये प्लांट में मोबाइल होता है बहुत ज्यादा, तो ये सीधे सीधे ऊपर चला जाता है, तो इसकी डेफिशिएंसी हमेशा नीचे शो होती है। तो आप देखोगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ऐसी होती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी इस टाइप से होती है, एंड पोटेशियम की इस टाइप से यहाँ पे डेफिशिएंसी शो होती है। कैल्शियम एंड बोरोन ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट में अंदर जाने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद रूट के द्वारा वो मूव नहीं कर पाते हैं। अब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, और उनकी डेफिशिएंसी कहाँ शो होगी, अपर पार्ट में। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी ना किसी लॉजिक
के बेसिस पे ही पूछा जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सारी चीजें याद करना समझना डिफिकल्ट। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और जिसका कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंस होता है वही इसमें पूछी जाती हैं। देन एग्रीकल्चर स्कीम्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डायनामिक पार्ट। पीएम किसान, ई नैम या फिर कोई भी स्कीम अगर आप देखोगे तो मेजरली स्कीम बहुत बेसिक ही पूछी जाती हैं, एंड फेज 2 में भी बेसिक ही पूछा जाता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डीप या फिर कुछ अलग ही चीज पूछ ली जाएगी। इट इज इक्वली सेम फॉर द फेज 1 या फेज 2, क्योंकि स्कीम सेम है, स्कीम के कंपोनेंट सेम है, स्कीम के सारे पैरामीटर सेम है। जैसे आप देखोगे पीएम किसान के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, कब वो स्टार्ट हुई थी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या बजटरी एलोकेशन है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द फेज 2 आल्सो। पहले भी जो ऐसे क्वेश्चन आए जो फेज 1 और फेज 2 में भी आए थे, क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही था, कोई उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पता होने चाहिए। मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम लोग बाकी सारे ये सिंगल पॉइंट याद करने के चक्कर में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मिस करते हैं, और फिर क्वेश्चंस वहां पे ऑब्जेक्टिव से ही कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से किए हैं देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो देन ई नैम की अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस है, और अभी जो न्यू फार्म बिल्स हैं उसके बाद से ई नैम की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि मार्केटिंग और जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें ई नैम एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज द इम्पोर्टेंट स्कीम, एक बहुत बड़ी स्कीम है। ये 3 मिनिस्ट्रीज इस स्कीम को चलाती हैं, तो इसकी एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है। और आपने देखा कि फेज 1 में भी क्वेश्चन थे, नाबार्ड ग्रेड बी में भी इससे क्वेश्चन थे, डेफिनेटली इस बार भी क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, तो इसको आप जरूर कवर करके जाएं। इसके जो 4 पॉइंट है, कौन सा किस मिनिस्ट्री से कवर होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। देन अगर हम डेटा की बात करें, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट विच इज इंपॉर्टेंट, जिससे कि क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन डेटा होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जानने के लिए कि कितना हमारा प्रोडक्शन है, ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम ग्रेड ए का और ग्रेड बी का फेज 1 का एग्जाम को एनालाइज करें तो वहां पे कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। फेज 2 पहले हुआ था, फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना मिलियन टन इंक्रीज है फ्रॉम द एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो अगर किसी ने पीआईबी, ये देखिए पीआईबी का ही स्क्रीनशॉट है, किसी ने अगर पीआईबी अच्छे से पढ़ा है देन इट इज इजी डुएबल, कि ये स्टार्टिंग में ही लिखा, ऐसा नहीं है कि पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे डेटा फैक्ट्स फिगर याद करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में ही दिया, आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा और जस्ट खाली 308 का फिगर याद किया तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये ग्रेड बी में पूछा गया था, तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेड ए 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। देन अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखेंगे, दिस इज द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो कि अगस्त में आया था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज 308, इट इज इंपॉर्टेंट। पैडी एंड व्हीट इज इंपॉर्टेंट, और जो इस बार पूछा गया था वो ऑयल सीड का भी पूछा गया था, तो 36.10 मिलियन टन, इट इज इंपॉर्टेंट। पल्स का भी इंपॉर्टेंट है 25.72। उसके अलावा शुगर केन, कॉटन एंड जूट आप जरूर पढ़ के जाएं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Then is the latest one is the first advanced estimate of the food grain production for the year 2021 and 22। इस साल के लिए फर्स्ट फूड ग्रेन एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया गया है, एंड दिस इज फॉर द मेजर खरीफ क्रॉप्स। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है कंपैरिजन वाला स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ा सा सेफ है आपके लिए कि आपको एक डिजिट याद करना है। 150.50 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। जब 2020 में नाबार्ड का एग्जाम हुआ था फरवरी में, तब ये क्वेश्चन तब उस टाइम पे क्योंकि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ही रिलीज हुआ था तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसी से, तो आप इसी को ध्यान में रख के जाएं। यहाँ पे आप देखोगे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन 150.50 है, क्यों ये जस्ट हाफ है, क्योंकि केवल खरीफ का है, तो वहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये कैसे हाफ कैसे हो गया जब लास्ट ईयर इतना सारा था। तो पल्सेस का आप ध्यान रखेंगे 9.45, ऑयल सीड्स का 23.39। ओके, और ये अगर वही कंपैरेटिव डेटा यहाँ पे पूछा गया जैसा ग्रेड बी में पूछा गया था, क्योंकि ग्रेड बी थोड़ा टफ एग्जाम होता है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्रीज एस्टिमेटेड रिकॉर्ड इतना विच इज हायर बाय 12.71 मिलियन टन दैट द एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। तो वो कितना इंक्रीज है 12.71। देन इज द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जनरली जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के एडवांसेस हैं वो 4 आते हैं और हॉर्टिकल्चर के 3 आते हैं, तो दिस इज द थर्ड वन। तो लास्ट ईयर के लिए 2020 एंड 21 का ये फाइनल एस्टिमेट है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्शन है दिस इज 331.01,
ओके। और जो 2019 एंड 20 में थर्ड एडवांस एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग 320.47 मिलियन टन था। और एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ 26 था 27, तो एरिया भी इंक्रीज हुआ है एंड 10 मिलियन टन अराउंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। और 2018-19 का अगर आप देखेंगे डेटा तो वहां पे ये 310 मिलियन टन था। तो आप देखिए हर साल इसमें 10 मिलियन टन का इंक्रीज होता जा रहा है। उसके अलावा कंपेरेटिव डेटा इसमें भी मिल सकता है। देन लास्ट में जाने से पहले आज के इस पार्ट 1 में ये फिशरी साइंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपने देखा था कि क्वेश्चन फेज 1 में भी आए थे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन, फिश माइग्रेशंस का। फिश का जो लाइफ साइकिल होती है उसमें माइग्रेशंस होते हैं। उन फिश को हम जनरली डाइड्रमस बोलते हैं। डाइड्रमस मतलब जो दो अलग अलग टाइप के वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं उसको डाइड्रमस कहते हैं, या माइग्रेट करती हैं जो दो अलग अलग वाटर में। तो इसमें बाकी तो ये तीनों सिंपल हैं याद करने के लिए। एनाड्रमस और कैटाड्रमस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको भी, बट आप इजीली याद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक्स बताई कैसे आप याद करेंगे। एनाड्रमस और कैटाड्रमस, ओके, तो ये क्या करती हैं, फ्रेश टू सलाइन वाटर या फिर सी वाटर में मूव करती है। तो एनाड्रमस ऐसी फिशेज होती हैं जो सी वाटर में रहती हैं बट ब्रीडिंग पर्पस के लिए केवल फ्रेश वाटर में मूव करती हैं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये सी वाटर में होती है कि ब्रीड फ्रेश वाटर में करती है। जनरली हम इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि सी वाटर पहले था कि फ्रेश वाटर पहले था। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, एनाड्रमस में ए अल्फाबेट ऑर्डर में फर्स्ट आता है, तो फिश को कहाँ रहना चाहिए, समुद्र में, सी वाटर, एंड देन वो ब्रीडिंग के लिए कुछ टाइम के लिए कहाँ माइग्रेट करेगी, फ्रेश वाटर में। तो इस टाइप से आपको एक कोरिलेशन बना के याद कर सकते हैं। कैटाड्रमस अल्फाबेटिकल सीरीज में बाद में आता है, तो पहले फ्रेश वाटर में देन सी वाटर में। ओके, यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि फिश समुद्र में ही रहती है। तो अगेन वो आपका लॉजिक कुछ आप और भी बना सकते हैं, बट आप कुछ भी लॉजिक बनाइए, आपको ये याद रहना चाहिए कि एनाड्रमस सी वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओशियनोड्रमस होती है जो ओशियंस में ही मूव करती रहती है, सी में ही मूव करती रहती है। अगेन वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। अगेन उसकी जो हम कह सकते हैं कि किस लेवल में मूव करती हैं उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पोटेमोड्रेमस ये आप इजीली याद कर सकते हैं। पोटेमोड्रेमस मतलब फ्रेश वाटर में जो माइग्रेट करती रहती है। पोटेमोड्रेमस पोटेबल वाटर से आप इसको याद रख सकते हैं। एम्फीड्रेमस मतलब जो सी टू फ्रेश वाटर मूव करती रहती है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैं बता ही चुका हूँ एंड इट इज अभी लास्ट टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आप अब नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे नए नोट्स नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी नई चीजें अभी कुछ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अब जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है हमको बेसिकली डर ही लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा। तो इस टाइम पे एक चीज आप जरूर करके जाएं, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप दे के जाएंगे तो उससे आपको अपना टाइम एलोकेशन वगैरह सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर जो मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट जरूर देके जाएं। एग्जाम में आपको 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसको हम एनालाइज भी कर रहे हैं। तो अगेन इट्स योर विश, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है, बट आप करके जरूर जाएं मॉक टेस्ट, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।